Very good morning. चौधरी साहब, वेरी गुड मॉर्निंग. यासिन खान, सर्वेश, प्रशांत, अर्चना, युवराज, कुलदीप, विनय, सब लोग हो. ओके. क्या हमारी वॉइस आ रही है? हर्षित अग्रवाल, कैन यू हियर मी? ओके. सौरभ, okay, fine. Okay, great. कल का टॉपिक क्या था? डेविस पे लिखा आपने? डेविस के जो भी की पॉइंट्स मैंने बताए थे, I hope you have prepared a short note on Davis. फैजान, कुलदीप लिख रहे हैं, सर आपसे बात करने का मन कर रहा है, फ्री हो तो आप? बिल्कुल फ्री हैं. क्लियर है वॉइस? डेविस, तो आज एक टॉपिक करते हैं, कोरल ब्लीचिंग, प्रबाल विरंजन. कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग का अर्थ क्या है और कोरल के फॉर्मेशन पे आपने थ्योरीज पढ़ लिए. गायत्री, भार्गव जी काफ़ी दिन बाद लौटे हैं लगता है लाइव क्लास में. एक ग्रुप बना लीजिए जिसमें आंसर भेज सके या नोट्स. ये अच्छा आइडिया है. आई विल वर्क ऑन इट. युवराज, आइलैंड के ऊपर कोरल रीफ का विकास होता ना एटॉल में? तो नष्ट नहीं हो जाएगा क्या? हाँ, तो एटॉल में तो सारे कोरल मृत होते हैं ना. एटॉल में मोस्ट ऑफ द कोरल्स आर डेड. गुड मॉर्निंग स्वाति. अतुल, शर्मा जी लिख रहे हैं मैं भी. प्रदुम्न, जितेंद्र, सबका नाम लेना जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. चलो,
कोरल ब्लीचिंग को समझते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग का जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन आया वो आईपीसीसी की रिपोर्ट में भी है और विल्किंसन रिपोर्ट में भी है। तो विल्किंसन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि द डीकलरेशन और द वाइटनिंग ऑफ द कोरल रीफ सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि जो रंगहीनता होगी प्रवालों में और जो वाइटनिंग, जो श्वेतीकरण है या डीकलरेशन है या रंगहीन हो जाते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि कोरल पॉलिप्स एक जीव है, एक समुद्री एनीमोन है और वो अपने बॉडी के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बनाता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। और उस लेयर में जो पोर स्पेसेस होते हैं, जो रंध्र होते हैं, उसमें एल्गी का निवास होता है और एल्गी ही प्राइमरी प्रोड्यूसर है। वही फूड चेन का निर्माण करता है, न्यूट्रिएंट का प्रोडक्शन करता है। तो एल्गी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे मान लो कि पूरे धरती से अगर वनस्पति को खत्म कर दिया जाए तो कोई जीव शेष नहीं रहेगा। सब जीव आपस में एक दूसरे को खाकर खत्म हो जाएंगे, कोई शेष नहीं रहेगा। तो प्राइमरी प्रोडक्शन बहुत जरूरी है किसी भी इकोसिस्टम के जीविता के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए। अब ये देखो कि जो कलर है, जो मैंने आपको बताया था कि ये कोरल रीफ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर कलर से युक्त होते हैं। तो ये जो सुंदर कलर इसके होते हैं, आखिर ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं एल्गी से। और एल्गी में मैंने आपको दो नाम विशेष करके बताया था। एक था जूज़ैंथला और दूसरा था साइनोबैक्टीरियम, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो ये दोनों जो कलर है, जो ह्यू है, जो ह्यूज है, जो शाइन है, जो मल्टीपल कलर्ड स्ट्रक्चर दिखता है, जो वाइब्रेंसी है, जो कलर का जो अट्रैक्ट करता है टूरिज्म को, वो कलर एक्चुअली कोरल पॉलिप्स का नहीं होता बल्कि एल्गी का ही होता है। और कोरल पॉलिप्स जो होते हैं ये मडी और ब्राउनिश और काफ़ी क्लमजी लुक होता है इनका। ये बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। ये बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, रिपल्सिव, बदसूरत जीव होते हैं। लेकिन जब इनमें जब ये फैंसी बन जाते हैं, अगर इनके ऊपर में अगर वो एल्गी का ग्रोथ हो जाएगा, है ना। जैसे कैसे महिलाएं मेकअप कर लेती हैं तो एकदम से पूरा का पूरा रूप ही बदल जाता है और शादी के बाद अगले दिन लोगों को पता चलता है कि तो ये मेकअप है एक तरह का। ये जो एल्गी है ना, इसको मान के ऐसे चल रहा है कि ये मेकअप है, ये टोटल मेकअप है, मेकओवर है। और जो रीफ सिस्टम है उसके चारों तरफ एल्गी जो फैले होते हैं उनका एक खूबसूरत कलर रहता है। अब कोरल ब्लीचिंग का क्या अर्थ है? ब्लीच करना। आप कपड़े को ब्लीच करते होगे, फेशियल होता है उसमें ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग का अर्थ होता है कि जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, उसको रिमूव करके उसका वाइटनिंग करना, उसका श्वेतीकरण करना, गोरा बनाना इंसान को, ब्लीचिंग कहते हैं उसको। तो कोरल ब्लीचिंग का अर्थ ये होगा कि जितने एल्गी हैं जो कि रंग भरते हैं कोरल सिस्टम में, उन सभी एल्गी का, शैवालों का मृत्यु और उनका रिमूवल, उनका हटाना, डेथ ऑफ एल्गी विल बी कॉल्ड कोरल ब्लीचिंग, नॉट डेथ ऑफ कोरल्स, है ना। इसको समझना है कि कोरल ब्लीचिंग का अर्थ होता है डेथ ऑफ शैवाल, नॉट डेथ ऑफ कोरल पॉलिप्स। प्रवालों की मृत्यु नहीं है। हालांकि बाद में जब शैवाल ही मर गए, प्राइमरी प्रोडक्शन खत्म होने लगेगा या कम हो जाएगा, तो बहुत बड़ी मात्रा में प्रवाल भी मरने लगते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग का जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो है प्रवालों की मृत्यु। और जो कोरल ब्लीचिंग का अर्थ होता है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ या डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गी। आशा है इसको आपने समझा होगा। अब कोरल ब्लीचिंग में एक
छोटी सी कहानी भी है। जॉन मेयर नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले 1915 से 18 के बीच में रिसर्च किया। तो उन्होंने देखा कि कोरल्स के सतह पर जहाँ तहाँ वाइट पैचेस और ब्राउन पैचेस और कुछ गंदे पैचेस ऐसे बनने शुरू हो गए हैं। कैसे खाज खुजली होने लगता है इंसान के शरीर में भी, और वहाँ पे वो एरिया कैसे दिखता है अलग। या खुजली वाला कुत्ता, उसका हाफ बॉडी का पार्ट, अच्छा उदाहरण तो नहीं है लेकिन फिर भी उसके बॉडी का जहाँ से रोया निकल जाता है, देखो कितना वो रिपल्सिव लगता है। तो रिसर्च जब चल रहा था तो उसमें, ये सब मैंने आपके समझने के लिए बोला, रिसर्च चल रहा था तो वहाँ पे लोगों ने देखा कि इस तरह के बहुत सारे पैचेस कोरल्स में बन रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। यानी वहाँ पे किसी न किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल एक्टिविटी या शैवालों का मृत्यु वहाँ पे लगातार होते जा रहा है, ऐसा कुछ तो हो रहा था। तो ये 1915-1918 की घटना है। जॉन मेयर ने इसको लिखा, लेकिन ही कुड नॉट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द स्कॉलर साइंटिस्ट। तो बाद में, लेकिन जब 1997 में ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा वर्ष माना जाता है 1997, जब ग्लोबल वार्मिंग का वो वर्ष आया और कोरल ब्लीचिंग की घटनाएं चारों तरफ बहुत बढ़ गई और बहुत सारे उदाहरण मिलने लगे। इवन रेड सी में, कैरेबियन सी में, फ्लोरिडा के पास, इवन पैसिफिक में, जब चारों तरफ ये घटना दिखने लगी तब लोगों का अटेंशन ड्रॉ हुआ और 1997 को इट वाज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ कोरल रीफ। 1997 को ही कोरल रीफ का वर्ष घोषित किया गया और उसके बाद विल्किंसन कमीशन को लाया गया और विल्किंसन कमीशन ने फिर आई थिंक 2003 में या 2003-04 में ही ऐसे रिपोर्ट सबमिट किया। और उस रिपोर्ट में क्या है और कारण क्या है कोरल ब्लीचिंग के, उस पर अब एक नोट्स लिखते हैं और डिस्कशन भी करते हैं साथ ही साथ। तो आप लिखो कोरल ब्लीचिंग क्या है, एक शॉर्ट नोट लिखवाते हैं। उसमें इंट्रोडक्शन तो शॉर्ट नोट में बहुत लंबा चौड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन 1 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन की परिभाषा, और उसके बाद फिर जो मुख्य विषय है उस पर उतरना होता है। तो शॉर्ट नोट लिखने का एक पैटर्न सीख सकते हो आज। आप लिखो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन शब्दावली भौगोलिक होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। ओके, अब लिखो कोरल्स या प्रवाल पारितंत्र। अब लिखोगे पारिस्थितिक तंत्र तो शब्द ज्यादा लगेगा, पारितंत्र अर्थ वही है, शब्द छोटा हो गया। तो प्रवाल पारितंत्र समुद्री वर्षावन कहलाते हैं जिनमें कई लाख प्रकार के शैवाल की प्रजातियां प्रवालों के बाह्य रंध्रों में निवास करते हैं। ये शैवाल ही प्रवाल तंत्र में न सिर्फ प्राथमिक उत्पादक हैं, बल्कि
विशिष्ट रंगों एवं विलक्षण डिजाइन को, डिजाइन मतलब एवं विलक्षण चित्रों को भरते हैं, विशेषकर ज़ूज़ैंथली एवं साइनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ। प्रवाल विरंजन से तात्पर्य है रंगहीनता अथवा श्वेतीकरण, जो कि शैवालों के मृत्यु के पश्चात अथवा उनके डिजीज्ड होने से, उनके रोगाणुयुक्त होने से श्वेतीकरण, रंगहीनता, जो उनके मृत्यु अथवा उनके रोगाणुयुक्त होने से अथवा अवसादीकरण से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है प्राथमिक उत्पादकता में कमी, अतः दूरगामी प्रभाव प्रवालों की मृत्यु होती है, दूरगामी प्रभाव प्रवालों की मृत्यु होती है। ओके, अब लिखो, प्रवाल विरंजन को सर्वप्रथम जॉन मेयर ने 1918 में, कहीं कहीं बुक्स में 15 भी लिखा रहता है, तो 1915 to 18 में चिन्हित किया, परंतु मेयर MEYOR चिन्हित किया, परंतु 1997 में 1997 में UNEDP ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEDP ने एवं यूनिसेफ के प्रयास से प्रवाल विरंजन एक अंतर्राष्ट्रीय विषय एवं
एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा, एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विषय, मुद्दा के रूप में इंगित हुआ तथा 1997 जो कि वैश्विक तापन का या सर्वाधिक वैश्विक तापन का वर्ष माना जाता है। उस वर्ष को ईयर ऑफ कोरल रीफ घोषित किया गया। ईयर ऑफ कोरल रीफ घोषित किया गया। नेक्स्ट लिखो। लिखो, विल्किंसन कमीशन की स्थापना की गई इसी वर्ष। विल्किंसन कमीशन की स्थापना की गई एवं इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट, अब आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद 2003 ही था या 2001 था, ऐसा कुछ था। तो एक बार कंफर्म कहाँ से करोगे, नेटवेट से कर लेना, क्या कोई आवश्यक नहीं है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें या जिसके मुख्य बिंदु क्या थे वो लिखो, जिसके मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले लिखो, कोरल ब्लीचिंग का प्रवाल विरंजन का प्रत्यक्ष संबंध वैश्विक तापन से है। कमीशन रिपोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया। वैश्विक तापन से है। दूसरा पॉइंट था कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन के कारण लगभग 1/3 कोरल्स की मृत्यु हो चुकी है तथा 2030 तक 2/3 प्रवाल मृत हो जाएंगे। खतरनाक रिपोर्ट है। नेक्स्ट था कोरल रीफ प्रवाल भित्ति मिलियंस ऑफ जीवों का, लाखों जीवों का आवास स्थल होता है। अतः प्रवालों के मृत्यु से समुद्री जैव विविधता एवं जीन पूल
विनष्ट हो रहे हैं एवं जीन पूल विनष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट लिखना है प्रवालों के मृत्यु का कारण समुद्री जल का अम्लीकरण है। समुद्री जल का अम्लीकरण है, जिसमें CO2 की मात्रा समुद्र जल में बढ़ जाती है, समुद्र जल में बढ़ जाती है। ओके, देखो इस रिपोर्ट में इस आयोग ने प्रवाल विरंजन के परिघटना को उसके गहनता के आधार पर उसके गहनता के आधार पर 4 वर्गों में रखा। चार वर्गों में रखा। पहला है एक्सट्रीमली अफेक्टेड। इसी शब्द का प्रयोग किया गया है उस कमीशन के रिपोर्ट में, एक्सट्रीमली अफेक्टेड। लिखो जहां प्रवालों को 75% अथवा अधिक प्रतिशत मात्रा में मृत पाया गया तथा सिर्फ 25% तक प्रवाल ही जीवित पाए गए एवं 80% भाग का
श्वेतीकरण हो चुका था। जैसे सेंट्रल पैसिफिक एवं ईस्टर्न पैसिफिक के प्रवाल, जो माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानोनेशिया, मध्य एवं पूर्वी प्रशांत के प्रवाल, जो कि माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानोनेशिया के द्वीप समूहों पर प्राप्त हो रहे थे। यहां विरंजन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं अल नीनो प्रभाव माना गया। ग्लोबल वार्मिंग एवं अल नीनो प्रभाव माना गया। फिर लिखो, ग्लोबल वार्मिंग एवं अल नीनो प्रभाव माना गया। फिर लिखो नेक्स्ट, दूसरा लिखो, पता नहीं क्या हिंदी होगा, सीवियरली अफेक्टेड। पहला एक्सट्रीमली अफेक्टेड था, यानी अत्यधिक प्रभावित। दूसरा है सीवियरली अफेक्टेड, यानी गहनता से प्रभावित। सीवियर, SEVERLY, सीवियरली अफेक्टेड, गहनता से प्रभावित। इसमें लिखो, जहां प्रवाल 50 से 75% 50 से 75% मृत पाए गए, तथा 60% भागों का श्वेतीकरण हो चुका था। अर्थात 60% शैवाल मर गए थे। श्वेतीकरण हो रहा है मतलब उस क्षेत्र में शैवाल मर चुका है। तो प्रवाल कितना मरा और शैवाल कितना मरा, ये दो क्राइटेरिया लिया गया। 60% भाग में शैवाल भी विनष्ट हो चुके थे। ओके, लिखो, उदाहरण कैरेबियन सी, रेड सी, मालदीव्स, मेडागास्कर, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट लिखो, थर्ड है मॉडरेटली अफेक्टेड। मॉडरेटली अफेक्टेड, मॉडरेटली अफेक्टेड का मतलब है सामान्य प्रभावित, जहां प्रवाल 25 से 50% मृत पाए गए एवं लगभग 40% भाग का श्वेतीकरण हो चुका था। 40% भाग का श्वेतीकरण हो चुका था।
लिखो उदाहरण अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मन्नार, छागोस सोकोत्रा, छागोस सोकोत्रा, तो ये इन सारे द्वीपों के आसपास में जो प्रवाल थे वहां पर विरंजन कम हुआ है, लेकिन फिर भी ये प्रभावित था। अब लिखो नंबर 4, नॉट अफेक्टेड। बहुत ही सिंपल वोकैबुलरी का प्रयोग किया गया विल्किंसन के द्वारा। नॉट अफेक्टेड, तो नॉट अफेक्टेड में है जहां प्रवाल 25% से कम मृत पाए गए, 25% से कम मृत पाए गए। जैसे जैसे जो शेष रह गए दुनिया के भाग प्रवालों वाले, जैसे न्यू हेडब्रिज आइलैंड, न्यू हेडब्रिज, जैसे शेसेल्स, इस तरह का जो अन्य शेष रह गए। लिखो चूंकि 25% तक की विनष्टता को प्राकृतिक माना जाता है, प्राकृतिक माना जाता है। किसी भी प्रवाल के तंत्र में 25% प्रवाल तो वैसे भी मरे हुए जरूर पाए जाएंगे, तो उसको प्राकृतिक माना गया। अब लिखो नेक्स्ट, इस रिपोर्ट में प्रवाल विरंजन के रोकथाम के लिए, प्रवाल विरंजन के रोकथाम के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए। सुझाव, सजेशंस थे, रिपोर्ट में कुछ सजेशंस भी था। लिखो ए, पहला था वैश्विक तापन पर नियंत्रण, जिसको मूल कारण माना गया। दूसरा, प्रवाल के क्षेत्र में पर्यटन पर क्या रोक। तीसरा, प्रवाल आधारित सीमेंट उद्योगों, जैसे गुजरात में भी था, प्रवाल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, तो उसका उत्खनन किया जाता है।
खनन किया जाता है तो उद्योगों पर रोक नॉट अफेक्टेड में श्वेतीकरण का जो परसेंटेज होगा वो 30% है। नॉट अफेक्टेड तो नेचुरल है, उसमें इतना रिपोर्ट में कुछ खास नहीं लिखा गया। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। लिखा था रिपोर्ट में कि मैन इज ड्रेजिंग सैंड एंड लाइम आउट ऑफ द हाउसेज ऑफ द कोरल रीफ टू बिल्ड देयर ओन एम्पायर्स। इस तरह का लाइन लिखा हुआ है। खैर इतना वीर रस में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सीमेंट उद्योगों को बंद करवाने की बात की गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कोरल रीफ के क्षेत्रों से मत्स्यन पर नियंत्रण। जैसे कोरल सी है तो वहां पे मत्स्यन का बोट सब चला जाता है, या जो लैगून होता है कोरल्स में उसमें फिशिंग लोग करते हैं, तो दे एंड अप डिस्ट्रॉइंग द कोरल देमसेल्व्स। कोरल का ही विनाश कर देते हैं वो। तो मत्स्यन का जो क्षेत्र है ना, मत्स्यन की जो कार्य है कोरल के सिस्टम में, उसको भी रोकथाम करना, उसको नियंत्रण करना। सजेशंस थे कुछ। और एक और था सजेशन, लिखो कि कोरल प्लेग, कोरल को बीमारी भी हो जाती है, कोरल प्लेग हो जाता है, तो कोरल प्लेग एवं अन्य व्याधियों पर रोकथाम। कोरल प्लेग और अन्य व्याधियां हैं उस पर भी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। ओके, एक बार मॉडरेट का बोल दीजिए। मॉडरेटली अफेक्टेड में था 25 से 50% कोरल रीफ का डिस्ट्रक्शन और 40% श्वेतीकरण का भाग था। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखना है आपको कारण क्या है, कोरल ब्लीचिंग के कारण, कॉजेज। कॉजेज में सबसे पहले आएगा सेव का एक छोटा टुकड़ा, कोरल ब्लीचिंग का कारण लिखना है। सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। और वैश्विक तापन में 2 पैराग्राफ आपको लिखना होगा। लिखो, आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार समुद्र जल का औसत तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। तथा बढ़ चुका है तथा
तापमान में वृद्धि के कारण कैल्शियम कार्बोनेट की घुलनशीलता बढ़ जाती है। जल ठंडा होगा तब भी कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जल गर्म करने पर भी कैल्शियम कार्बोनेट घुल जाता है। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट, इसी में एक पैराग्राफ और, कि यदि समुद्र जल में तापमान में वृद्धि होती है तब कार्बन का ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है तथा जल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे समुद्र जल का अम्लीकरण होता है। समुद्र जल का अम्लीकरण होता है। समुद्र जल का अम्लीकरण होता है। फिर लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ, तापमान के बढ़ने से शैवालों की भी मृत्यु होती है। अगर तापमान नॉर्मल से बढ़ जाएगा, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए, 0.6 डिग्री तो औसत तापमान है ना, तो कहीं कहीं जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहां पर तो 3 डिग्री तक बढ़ गया है तापमान, है ना। 0.6 तो औसत लिया गया है। तो लिख लो इसको कि ट्रॉपिकल सीज में, उष्णकटिबंधीय सागरों में, जहां तापमान 1 से 3 डिग्री तक बढ़ चुका है, वहां शैवालों की मृत्यु हो रही है, तापमान के कारण हो रही है। नेक्स्ट लिखो, पहला कारण था हमारा ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा कारण है हमारा अल नीनो प्रभाव। अल नीनो प्रभाव, तो अल नीनो प्रभाव का सामान्य अर्थ है कि पूर्वी प्रशांत में पेरू के तट के पास एक गर्म जलधारा का उत्पन्न होना, और मोडोकी प्रभाव, MODOKI, मोडोकी प्रभाव का अर्थ है कि सेंट्रल पैसिफिक में जल का गर्म होना। ये दोनों कोरिलेटेड है। दोनों है क्या, क्यों होता है, ये तो हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे भौतिक भूगोल में, आज तो ये विषय नहीं है। तो आपको अभी ये लिखना है कि पूर्वी प्रशांत में अल नीनो प्रभाव एवं मध्य प्रशांत में मोडोकी प्रभाव के कारण, MODOKI, मोडोकी प्रभाव के कारण जल प्रत्येक 3 से 5 वर्षों में, चक्र है 3 से 5 वर्ष का, वैसे सामान्य रूप से अल नीनो का चक्र होता है 11 से 13 वर्ष का, लेकिन आजकल यहां पर जो दिख रहा है ये 3 से 5 वर्ष का चक्र है, और इसका संबंध है सनस्पॉट एक्टिविटी से, सौर्य कलंक सिद्धांत से। आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लिखो कि जो अल नीनो और मोडोकी प्रभाव है वह 3 से 5 वर्षों में पुनरावृत्त हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इस कारण से जल का तापमान इस क्षेत्र में 3 डिग्री तक अधिक प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण प्रवाल विरंजन हो रहा है। जल का तापमान 3 डिग्री तक अधिक, औसत से 3 डिग्री अधिक,
औसत से 3 डिग्री अधिक प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण प्रवाल विरंजन हो रहा है। इसीलिए मध्य प्रशांत सबसे ज़्यादा प्रभावित है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरा अल नीनो प्रभाव और मोडोकी प्रभाव। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फैक्टर्स जो काम कर रहा है ना, तो उसके कारण सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानोनेशिया का जो एरिया है, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है पैसिफिक में, सब प्रभावित हो रहा है। एक और फैक्ट लिखो। तीसरा फैक्ट, तीसरा है ज़ेनोबायोटिक्स। और चौथा है एपिज़ोटिक्स। लिखो, ज़ेनोबायोटिक्स का अर्थ है केमिकल पॉल्यूशन, रासायनिक प्रदूषण। केमिकल पॉल्यूशन या रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण। अब इसमें लिखना है ज़ेनोबायोटिक्स में कि रासायनिक प्रदूषण का मुख्य कारण, रासायनिक प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण है तथा कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति, आधुनिक आगतों का प्रयोग, पेस्टिसाइड्स, वीरिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप सब लिख सकते हो। कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग, तो ये सब लिखना है ज़ेनोबायोटिक्स में। अब आइए, एपिज़ोटिक्स क्या है। एपी मतलब एक्सटर्नल, बाहरी। ज़ूओटिक्स, जू मतलब जंतु। तो ज़ेनोबायोटिक्स में एक है केमिकल पॉल्यूशन, दूसरा है बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। ऑल्सो बायोलॉजिकल पॉल्यूशन, दोनों तरह का पॉल्यूशन है इसमें। ज़ेनोबायोटिक्स में केमिकल पॉल्यूशन भी है, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन भी है। इसको आप ऑर्गेनिक भी कह सकते हो, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, और केमिकल को हम लोग इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन में होगा कि आप लेड, जिंक, ये सब का जो मिक्सिंग हो रहा है पानी में, लेड, जिंक, ये सब बहुत, मर्क्यूरी बहुत डेंजरस है। मर्क्यूरी, एपिज़ोटिक्स का मतलब है इन्वेजन बाय पैथोजेंस। इन्वेजन बाय पैथोजेंस। पैथोजन का मतलब हुआ क्या? रोगाणुओं के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा कोरल रीफ इकोसिस्टम पर आक्रमण। तो रोगाणु, विषाणु, जो पैथोजेंस मतलब जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, लिखो सब डिटेल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी का प्रकोप। तो एपिज़ोटिक्स से लिखो, इन पैथोजेंस के कारण
ब्लैक बैंड, वाइट बैंड डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, तथा कोरल प्लेग के कारण भी प्रवालों का श्वेतीकरण होता है या शैवालों की मृत्यु हो जाती है, नेक्स्ट फैक्टर जो होगा वो हम लोग लिख सकते हैं सेडिमेंटेशन, अवसादीकरण। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण तरंगों एवं धाराओं में तीव्रता ये देखा जा रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, ये दो फैक्टर के कारण क्या होगा, अपरदन रादर तटीय अपरदन, और तटीय अपरदन से फिर होगा अवसादीकरण। इस लिंक को देखो, ऐसे आप बना सकते हो फ्लो चार्ट के रूप में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तरंगों एवं धाराओं में तीव्रता के कारण तटीय भागों का अपरदन होता है और अवसादीकरण होता है। तो ये है हमारा सेडिमेंटेशन। इसके बाद है टर्बिडिटी करंट्स। तो टर्बिडिटी करंट्स में क्या होगा, टर्बिडिटी करंट्स को पढ़ाएंगे, हो सकता है कल ही पढ़ाएं या एक दो दिन में उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि टर्बिडिटी करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे बनता है, और टर्बिडिटी करंट के द्वारा बहुत सारे नीतल के उच्चावच का भी निर्माण होता है, तृतीयक श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण होता है। प्रारंभिक क्लास में मैंने नीतल के उच्चावच पर कुछ व्याख्यान दिया था, उसको आप रिकॉल करो। तो टर्बिडिटी करंट्स क्या करता है, ये भी वहां के जल को, वाटर को मडी बनाता है, और क्या करता है कि वाटर में सेडिमेंटेशन करता है। इससे क्या होता है कि फाइन पार्टिकल्स हैं उसका एक संस्तर बनता है, संस्तरीकरण हो जाता है, यानी लेयरिफिकेशन ऑफ फाइन क्ले ओवर कोरल फ्लैट्स या रीफ फ्लैट्स। जो रीफ का ऊपरी सतह होता है उस पर सबसे पहले देखो टर्बिडिटी करंट्स है। टर्बिडिटी करंट क्या होता है कि नदियों के मुहाने पर होता है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो जनरली ये होता है रिवर माउथ के पास, नदियों के मुहाने के पास बनता है, और नदियां बहुत सारे टर्बिडाइट्स को लाती हैं, है ना। तो जो टर्बिडाइट्स लाती हैं वो मोटे मोटे कण होते हैं, बालू के कुछ छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये टर्बिडाइट्स जब पानी में जाएगा तो नदी का जल तो हल्का होता है, क्योंकि नदी का जल का घनत्व तो कम है, उसमें लवणता कम है, थोड़ा गर्म होता है, सामान्य रूप से धरती से आ रहा है, थल से आ रहा है। तो नदी का जल पानी के ऊपर तैरते रहता है, वो समुद्र के नीचे नहीं जाता है। लेकिन जो इसमें भारी कण होते हैं ये नीचे की तरफ डूबने लगते हैं। तो ये जो डूबते हैं नीचे, ये नीचे की तरफ
जल में भी गति उत्पन्न करते हैं, यानी लंबवत तरंगों को उत्पन्न कर देते हैं, लंबवत मोशन क्रिएट कर देते हैं, गति क्रिएट करते हैं। और नीचे की ओर जब जल में गति होगी, फिर ये जाकर के जो सारे पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये जाकर के सेटल होने लगते हैं धीरे धीरे प्रवालों का जो ऊपरी भाग है, जिस पर शैवाल बने होते हैं। तो इसके कारण भी शैवालों की मृत्यु हो जाती है ना। आप इसको फिर से समझने की कोशिश करो कि नदी के मुहाने पर जो नदी का जल है वो कम घनत्व वाला है, क्योंकि उसकी लवणता कम होती है, और समुद्र का जल अधिक घनत्व का है। तो समुद्र का जल अधिक डेंस होने के कारण उसके ऊपर में उत्प्लावित रहेगा नदी का जल, लेकिन नदी के जल में जो भारी तत्व हैं वो ग्रेविटी के कारण, जो भारी पार्टिकल्स जो आ रहे हैं, उसको हम लोग टर्बिडाइट्स कर रहे हैं। तो ये भारी पार्टिकल्स नीचे की ओर डूबने लगते हैं। नदी का जल ऊपर ही रह गया, लेकिन पार्टिकल्स जो है ये नीचे की तरफ, सॉलिड्स नीचे की तरफ बैठने लगते हैं। तो जब ये सॉलिड्स नीचे की तरफ बैठने लगेंगे तो जल में वर्टिकल मोशन क्रिएट करता है। वर्टिकल मोशन जाकर के हिट करेगा किसको? प्रवाल के रूफ को, प्रवाल के फ्लैट को, प्रवाल के क्रेस्ट को, जो भी आप कह लो। तो जो ऊपर में प्रवाल का क्रेस्ट होता है, जो श्रृंग का भाग होता है, सतह होता है ऊपर का, जो लो वाटर टाइड के नीचे होता है, वहां पर अवसादीकरण भी हो रहा है और वहां पर बॉम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, जिससे शैवाल मर जाते हैं। तो यह भी एक कारण है ना। तो यह लेरिफिकेशन ऑफ फाइन क्ले, या तो लेरिफिकेशन होगा या होगा बॉम्बार्डमेंट ऑफ सॉलिड्स या सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स या सैंड जैसा, सिल्ट जैसा पदार्थ। तो इसके कारण इसका क्या परिणाम निकलता है? इन दोनों का परिणाम क्या निकलेगा? दोनों का परिणाम क्या निकलेगा? डेथ ऑफ एल्गी। डेथ ऑफ एल्गी हो गया तो फिर प्रवाल विरंजन हो जाएगा। तो इस लिंक को देखो, इस लिंक को समझो। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कारण पे। यहां देखिए कि नेक्स्ट कारण 7वां 8वां जो भी था, नंबर 8, ये होगा ओशियन डंपिंग। ओशियन डंपिंग है। और 9वां कारण है ऑयल सीपेज। ओशियन डंपिंग का अर्थ क्या है? ओशियन डंपिंग का अर्थ है कि मानव जो भी वेस्ट मटेरियल होता है मानव के लिए, उन सभी वेस्ट मटेरियल्स को फाइनली ओशियन में डंप कर देता है। मान लो सैटेलाइट है, वो काम नहीं कर रहा है, ओशियन में डाल दो। जहाज काम नहीं कर रहा है, ओशियन में डाल लो। जितना कूड़ा कचरा है सब ओशियन में चला जाएगा। रिवर का जितना भी, रिवर ट्रांसपोर्ट कर करके सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को, अर्बन वेस्ट मटेरियल को सब जाकर के डंप कहाँ कर रहा है? ओशियन में। तो ओशियन डंपिंग एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जो केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण भी प्रवाल भित्तियों का विनाश तय है या विनाश हो रहा है। मच लेसर डिग्री पे हो रहा है, लेकिन मूल कारण तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह ही है। अब ऑयल सीपेज क्या है? जैसे मान लो कि पेट्रोलियम का इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड है, पेट्रोलियम का, हाइड्रोकार्बन, लिक्विड हाइड्रोकार्बन। तो ये क्या होता है कि कई बार टैंकर्स फट जाते हैं, पाइपलाइन फट जाता है, तो उससे जो सीपेज होगा वो ऑयल सतह के ऊपर में फैल जाता है। अब ये कभी भी पेट्रोलियम या इस तरह का ऑयल जल में मिक्सिंग नहीं करेगा। उसको कितना भी मिक्स करोगे, कितना भी लहर उसको उठा के पटक रहा है, लेकिन वो मिक्स नहीं होता है। ऑयल है ना, और छोटा छोटा पार्टिकल्स बन करके, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बन करके वो जल में फैलता हुआ रहता है। तो एक तो क्या करता है कि जहाँ पे ऑयल सीपेज होगा वो अपने नीचे तापमान को बढ़ा देगा,
वो एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्रिएट कर देगा पानी के अंदर में, उसके कारण शैवाल मर जाएंगे। दूसरा, ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर के प्रोसेस को भी रोक देता है। ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कैप्चर करके अंदर डालेगा वो ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन नीचे तक नहीं जा पाता है। तो इस प्लस टॉक्सिक है, प्रदूषण है, टॉक्सिक है, उसको कोई भी फिश खा लेगा, उस पानी को पी लेगा, पानी के साथ तो माइक्रोस्कोपिक पेट्रोल को ले रहा है अपने अंदर बॉडी में, तो सब मर जाएगा। तो पूरा प्रवाल तंत्र ही विनष्ट हो जाता है अगर जहाँ पर भी ऑयल सीपेज जैसी घटना घट गई हो, जैसे रेड सी में घट गई तो ऐसा हो गया, या पर्सियन गल्फ में अगर ऐसी घटना कोई घट गई तो वहाँ भी प्रवाल जहाँ भी बने हुए हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं। ओमान के पास विनष्टता का एक केस भी आया था, गल्फ ऑफ हार्मुज के पास। तो आप इसको लिखो अपनी भाषा में वीडियो को देख करके, और ये ऑयल सीपेज और ओशियन डंपिंग को भी ऐड करना है। तो कोरल रीफ इकोसिस्टम पे हमने आपको क्या क्या बता दिया, थ्योरीज बता दिया, टाइप एंड स्ट्रक्चर बता दिया, कोरल ब्लीचिंग बता दिया, कोरल ब्लीचिंग का कारण बता दिया। अब लिखो कोरल ब्लीचिंग का प्रभाव क्या होगा, कोरल ब्लीचिंग होगा उसका दुष्प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव लिखो। दुष्प्रभाव में पहला पॉइंट लिखो सबसे पहले विश्व पर्यटन वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, साउंड भी ऑडिबल है। जायसवाल जी, मुझे लगता है कि आपके वहाँ शायद रेंज ना हो, क्योंकि बाकी सभी लोग ओके लिख रहे हैं, तो कई बार आपके लोकल एरिया में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला मैंने लिखा है आपको पर्यटन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर दूसरे पे आओ, दूसरा है बायोडायवर्सिटी लॉस, बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा, तो आप बायोडायवर्सिटी लॉस लिखो, बायोडायवर्सिटी का लॉस। तीसरा मत्स्यन क्षेत्र, मत्स्यन पर प्रभाव। चौथा कोस्टल सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट उद्योगों का रुग्णीकरण, बंद होना। और क्या प्रभाव होगा तुम बताओ, आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करो। फिर लिखो जीन पूल का विनष्ट होना। जीन पूल का मतलब होता है कि वहां पर नए जीवों की उत्पत्ति होते रहती है, प्रकृति नए जीवों को बनाती है। जीन पूल में जो बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर का, एलील्स का जो एक संचयन होता है, उसके कारण नए जीव या नए पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना प्रकृति के द्वारा, उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये आपको लिखना है। कोई एक पॉइंट आप लोग भी बताओ।
हम आपके किसी एक पॉइंट का वेट करते हैं। कुछ तो लिखे हो। क्या है, मस्त हो रहा है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में विचलन, कार्बन एब्जॉर्प्शन। हाँ शिवानी, योर पॉइंट वेल टेकन। आप लिखो, सब लोग लिखो इसको कि कार्बन एब्जॉर्प्शन, ये जो कोरल रीफ होता है ना, ये कार्बन सिंक जोन होता है, वायुमंडलीय कार्बन को नियंत्रित करता है। तो ये CO2 का एब्जॉर्प्शन कम होगा। चाइनीज एंड जापानीज फूड इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऐसा लिख नहीं सकते हो आप। फूड इंडस्ट्री, सी फ्रॉम द फूड अफेक्टेड होगा, लिख सकते हो भाई। अच्छा लगा वैसे तो मुझे, चाइनीज एंड जापानीज फूड इंडस्ट्री। प्राइमरी प्रोडक्शन ये सब तो चलो है ही, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सब आ जाएगा। हाँ, और कार्बन सिंक वाली बात मैंने तो बता ही दी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में प्राइमरी प्रोडक्शन घट जाएगा। अलग से भी लिख सकते हो कि प्रद्युम्न बार बार लिख रहा है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन भी घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा। जंतुओं का आवास, हैबिटेट लॉस, बहुत सारे जीव जंतुओं का हैबिटेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हैबिटेट लॉस हो जाएगा, जंतुओं का आवास खत्म हो जाएगा। वैलिड पॉइंट। फिजिकल प्रॉपर्टी डाइवर्ट होना, अतुल शर्मा का था ये, मेरे कुछ खास समझ में नहीं आया। फिजिकल प्रॉपर्टी डाइवर्ट होना मतलब किसका फिजिकल प्रॉपर्टी, ओशियन का? चलो अब एक और इससे रिलेटेड टॉपिक है, बहुत छोटा सा, उसको लिखते हैं मैरीन पॉल्यूशन। तो आप लिखो मैरीन पॉल्यूशन। मैरीन पॉल्यूशन, इस पर एक पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता है। आप लिखो लिखो
लिखो, समुद्री प्रदूषण से तात्पर्य है, समुद्री प्रदूषण से तात्पर्य है महासागरीय जल में अवांछित विषाक्त तत्वों का इंट्रोडक्शन, तत्वों का एडिशन, योग, तत्वों का योग, जिससे गुणवत्ता का ह्रास, प्राप्त होता है। अंग्रेजी में सुनना चाहो तो और अच्छा लगेगा। आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टॉक्सिक एंड फॉरेन मटेरियल, एलियन मटेरियल्स into the sea water, which degenerates which reduces the organic vitality of the system, जो किसी तंत्र के वाइटैलिटी को, उसके कार्य क्षमता को, उसके प्रक्रियाओं को निगेटिवली प्रभावित करे, नकारात्मक रूप से प्रभावित करे, इसको कहते हैं प्रदूषण। आइदर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब अगर सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन, मान लिया कि हमारे कमरे में वायु है, इसमें हमने सल्फर ऐड कर दिया, मर्क्यूरी ऐड कर दिया, पॉल्यूटेंट्स ऐड कर दिया, धुआं कर दिया, तो पॉल्यूशन हो गया। और अगर हम यहां के ऑक्सीजन लेवल को कम करते हैं और इसकी वाइटैलिटी कम हो जाती है, तब भी प्रदूषण माना जाएगा। यानी कि प्रदूषण में सिर्फ एडिशन ऑफ मटेरियल नहीं है, सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक वाइटैलिटी भी है। तो ये बात कितना लोग समझा? प्रदूषण में सामान्य रूप से आप देखोगे तो लोग या बुक्स में एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल को लिखते हैं कि विषाक्त अवांछित तत्वों का योग किसी तंत्र में, जो उस तंत्र के गुणवत्ता का ह्रास करे। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा एक और चेंज किया है, आप उसको लिखो वृहत अर्थ में प्रदूषण से तात्पर्य किसी भी पारितंत्र, जैविक इकाई होना चाहिए, वहीं प्रदूषण है। मान लो कि चंद्रमा में जाकर के कार्बन बढ़ गया, तो उसको हम प्रदूषण क्यों कहेंगे? तो प्रदूषण जब भी होता है पारितंत्र में होता है, पारिस्थितिक तंत्र में होता है, जिसका एक अपघटक जैविक इकाई अवश्य होगा। तो आप लिखो, प्रदूषण से तात्पर्य वृहत अर्थ में किसी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के गुणवत्ता के ह्रास से है, यदि उसके वाइटल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसके विलक्षण जैविक पदार्थ एवं
जीवन ऊर्जा, उसका लाइफ एनर्जी में किसी विषाक्त अवांछित तत्व के, किसी विषाक्त अवांछित तत्व के इंक्लूजन से, प्रवेश से, अथवा किसी वाइटल तत्व के, किसी महत्वपूर्ण तत्व के लॉस, समाप्ति के कारण उस तंत्र के गुणवत्ता में एवं कार्य क्षमता में ह्रास हो। गुणवत्ता में एवं कार्य क्षमता में ह्रास हो। कितने लोगों ने प्रदूषण को समझा, मुझे लिख करके बताओ। ओके, अब लिखते हैं सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में लिखो 1971 में स्ट्रैंडबर्ग ने STRANDBERG 1971 में स्ट्रैंडबर्ग ने महासागरीय प्रदूषण के 7 प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित किया। 7 प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित किया तथा या अथवा प्रदूषण के 7 समूहों को निर्धारित किया है। प्रदूषण के 7 समूहों को निर्धारित किया है। पहला है सीवेज। या सीवेज में क्या लिखोगे? सीवेज का हिंदी क्या होता है? सीवेज एंड ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट मटेरियल्स, ये पहला ग्रुप है। सीवेज एंड ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट मटेरियल्स।
जिन जिन वेस्ट मटेरियल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी उनसे फिर बहुत ज़्यादा CO2 और मीथेन ये सब गैस निकलता है सड़ने के बाद। एनारोबिक बैक्टीरिया काम करता है उसमें, तो ये बहुत डेंजरस पॉल्यूशन होता है। तो इसका एक समूह बनाया इन्होंने, स्ट्रैंडबर्ग ने। पहला समूह है प्रदूषण का, सीवेज एंड ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट मटेरियल्स। क्या लिख रहे हो भाई? यस 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 लिख रहे हो। दूसरा है हमारा इन्फेक्शस एजेंट्स। दूसरा समूह है जो प्रदूषण करता है समुद्र में, वह इन्फेक्शस एजेंट्स। इन्फेक्शस का हिंदी क्या होगा? इन्फेक्शन का क्या होता है? महामारी। वो तो एपिडेमिक होता है। संक्रमणकारी, हाँ, इन्फेक्शस मतलब संक्रमणकारी एजेंट्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी। ये भी समुद्र में प्रदूषण फैलाते हैं। ये दूसरा समूह बनाया था इन्होंने। ठीक है। तीसरा बनाया ऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स का, जैविक रासायनिक जो पदार्थ होते हैं, जैव रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, जैव नहीं, जैविक रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो रासायनिक पदार्थ जो जैविक क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, प्रदूषक होते हैं। फिर इसके बाद होगा पांचवा इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड मिनरल्स। प्रदूषकों का एक ग्रुप होगा इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड मिनरल्स। अकार्बनिक नहीं, हाँ, अजैविक या अकार्बनिक रसायन एवं खनिज, जैसे मर्क्यूरी, कोबाल्ट, जिंक, लेड, ये सब जो भयानक प्रदूषण करते हैं। फिर है टर्बिडिटी, टर्बिडाइट्स, मैंने आपको बताया था, टर्बिडाइट्स एंड सेडिमेंटेशन। अवसाद एवं टर्बिडाइट्स, हिंदी में लिख दो टर्बिडाइट्स। टर्बिडाइट्स। और उसके बाद होगा, नेक्स्ट ग्रुप होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। न्यूक्लियर रिएक्शन भी तो, न्यूक्लियर विस्फोट भी तो समुद्र में ही करवा दे रहे हैं लोग ना, जैसे फ्रांस ने करवाया था। तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी हो सकता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी हो सकता है। और सातवां होगा हीट या थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन का अर्थ है कि जो नदियां नगरों से, महानगरों से, औद्योगिक क्षेत्रों से निकल कर के आ रही हैं, उन नदियों के जल को कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जब उनका प्रयोग कूलेंट के रूप में होगा तो सामान्य तापमान नदियों का बढ़ जाएगा। तो ये नदी का जल जिसका तापमान 2-3 डिग्री ज़्यादा मिलेगा, ये जिस समुद्र के भाग में प्रवेश करेगा वहाँ का तापमान भी बढ़ाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन में नदी जल के तापमान का बढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसमें नदियों में रासायनिक पॉल्यूशन भी हो रहा है, जो वेस्ट मटेरियल्स नदियां ढो रही है, जो अर्बन सीवेज को ढो रही है,
जो कूलेंट के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो नदी के जल का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक अधिक पाया जाता है थर्मल पॉल्यूशन में। तो बहुत ही सुंदर क्लासिफिकेशन था ये स्ट्रैनबर्ग का जो मैंने आपको दिया। इसी तरह से इनके नाम को लिख करके और 7 वर्ग में पॉल्यूटेंट्स के 7 वर्ग को दिखाना। और एक होता है ना कि सामान्य रूप से बस लिखे जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आएगा, उसमें कभी नंबर नहीं आएगा। प्रदूषण का मैंने एक बहुत ही अलग और गहरा अर्थ लिखवाया। दूसरा स्ट्रैनबर्ग का क्लासिफिकेशन दे दिया आपको। अब लिख लो एक और पैराग्राफ कि महासागरीय पॉल्यूशन मुख्य रूप से महासागरीय पॉल्यूशन के मुख्य रूप से 2 कारक होते हैं, 2 प्रमुख कारक होते हैं। पहला है वायुमंडलीय संचरण, जिसमें पवन के द्वारा प्रदूषण, वर्षण से प्रदूषण का प्राप्त होना, समुद्री तरंगे भी पवन से ही प्रेरित होती हैं। अगर पवन न चले तो समुद्र में तरंग नहीं होगा। तो वायुमंडल से जो मीटियोरिक डस्ट गिर रहा है, तो वायुमंडल एक बहुत महत्वपूर्ण वायुमंडलीय संचरण और वायुमंडल महासागरीय प्रदूषण का एक बड़ा कारक है। दूसरा है नदियां, नदी और नाले वहां पे प्रदूषण कर रहे हैं। तीसरा है ओशियन डंपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ओशियन डंपिंग, अभी मैंने बात किया ओशियन डंपिंग। और चौथा है ऑयल सीपेज, तेल का रिसाव, ऑयल सीपेज, तेल का रिसाव। ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक, जिसमें 2 तो प्राकृतिक में भी आएगा, 2 कारक प्राकृतिक हैं, जैसे वायुमंडलीय संचरण, मानव प्रदूषक उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उसको समुद्र में डालने का काम कौन कर रहा है? वो तो वायुमंडलीय संचरण कर रहा है, वायुमंडलीय संचरण मानव नहीं कर रहा है। तो कारक में तो 2 प्राकृतिक हैं। दूसरा नदियों का बहाव मानव नहीं निर्धारित करता है। हाँ, उसमें पॉल्यूटेंट डालने का काम भले ही कर रहा हो, लेकिन नदियां एक कारक हैं, तो 2 प्राकृतिक हो गए। लेकिन ओशियन डंपिंग कौन कर रहा है? ये मानव कर रहा है। और ऑयल सीपेज किसके कारण हो रहा है? मानव के कारण हो रहा है। तो 2 प्राकृतिक और 2 मानवीय कारकों को आप इसमें लिख सकते हो। अब लिखो मुख्य प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है इसमें मर्क्यूरी। ये नगरीय प्रदूषण, तटीय प्रदूषण और समुद्र में उत्खनन, औद्योगिक प्रदूषण के रूप में प्राप्त हो रहा है मर्क्यूरी। बहुत डेंजरस है। दूसरा है लेड, LEAD, लेड। तो ये वेहिकुलर पॉल्यूशन, वाहन के द्वारा पॉल्यूशन और एयरक्राफ्ट
और समुद्री आवागमन, इनसे तो दूसरा है हमारा लेड, तीसरा है पेस्टिसाइड्स कृषि में, चौथा है पॉलीक्लोरिनेटेड सब्सटेंसेस, सिंथेटिक्स, पांचवा है बाइफेनाइल्स, छठा होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सातवां होगा थर्मल चेंजेस और हीट, एक्सेसिव हीट, तो मैरीन पॉल्यूशन का ये सारा एलिमेंट्स है। और अब लिखो प्रभाव, मैरीन पॉल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा पॉल्यूशन का फिशिंग बेल्ट पर, मत्स्यन क्षेत्रों पर। तटीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा मत्स्यन होता है और तटीय क्षेत्रों में ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। मत्स्यवर्गीय जीव जो तटों के पास बैक वाटर्स होते हैं, शेल्टर्ड वाटर्स होते हैं, जहाँ इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, दंतानुकुरित तट है, जहाँ संरक्षित जल है, जैसे लैगून है, पश्च जल है, यहाँ पर ज़्यादा फिशिंग बेल्ट, बैंक का जो एरिया होता है, शैलो डेप्थ होता है, वहाँ पर फिश ज़्यादा रहते हैं और यहीं पर प्रदूषण होता है, तो मत्स्यन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा प्रवाल विरंजन होगा, जो हमने आज डिस्कस किया है, प्रवाल विरंजन होगा। तीसरा होगा ज्वारीय वन प्रदेशों का विनाश। ज्वारीय वन का मतलब है मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स का कैसे विनाश होगा। तटीय प्रदूषण से। फिर है जैव विविधता का ह्रास। मैरीन एक्वेटिक लाइफ है ना, ये पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाएगा और मैरीन एक्वेटिक लाइफ को संरक्षित करना बहुत जरूरी होता है। मैरीन इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के सर्वाइवल के लिए, वायुमंडल के शुद्ध रहने के लिए। पर्यावरण भूगोल में ये बातें की जाएंगी। फिर लिखो, इसमें लिखो क्रस्टेशियंस यानी कवचधारी जीवों का विनाश, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, तो कवचधारी जीवों पर प्रभाव।
फिर लिखो सॉल्ट मार्शेस जो होते हैं, जो लवणीय दलदल होते हैं समुद्र के किनारे किनारे भागों में, वहां प्रदूषण से जैव विविधता का बड़ा ह्रास हो जाता है। तो सॉल्ट मार्शेस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वेटलैंड्स होते हैं वो, तो जो कोस्टल वेटलैंड्स एरिया हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। फिर होता है, नेक्स्ट है माइग्रेटरी सी बर्ड्स, जो प्रवसनकारी सी बर्ड्स हैं, समुद्री पक्षी हैं प्रवसनकारी, उन पर प्रभाव। मैरीन सी बर्ड्स पर, मैरीन सी बर्ड्स पर प्रभाव। दुष्प्रभाव, प्रभाव क्या? तो इस तरह से इतने सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि आपको लिखना है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे शॉर्ट नोट्स आप लिखो, और उस टॉपिक पे एक शॉर्ट नोट तैयार करके और मुझे व्हाट्सएप करो ना। व्हाट्सएप क्यों नहीं कर रहे हो? ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है? अब बनाने की ज़रूरत है, मानते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी में जो लास्ट चैप्टर है ना, उसमें लिखा हुआ है ओशियन एंड द ओशियन एंड मैन, मानव और महासागर। ओल्ड एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11। उस चैप्टर को एक बार ज़रूर पढ़ो और उसमें से कुछ की पॉइंट्स निकालो और कुछ सोच करके, कुछ रिसर्च करके मानव और ओशियन का जो संबंध है ना, उस पर कुछ की पॉइंट्स, कम से कम 10-12 की पॉइंट्स लिखो। और उसमें लिखना होगा फूड फ्रॉम द ओशियन, हिंट देते हैं कि क्या क्या फूड मिल रहा है हम लोगों को ओशियन से। उसमें हो सकता है एनर्जी फ्रॉम द ओशियन, उसमें हो सकता है वर्ल्ड ट्रेड एंड द ओशियन, वर्ल्ड ट्रेड रूट्स एंड द ओशियन, ओशियन करंट से कैसे वर्ल्ड ट्रेड रूट्स बन रहा है। फिर ओशियन एज रेगुलेटर ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे कार्बन सिंक का काम करता है। तो कुछ पॉइंट्स तो हमने बता दिए, और बाकी आप कुछ सोच समझ करके उसमें आप लिखो। और अभी आज तो नया टॉपिक नहीं ले सकते हैं, 10-50-5-7 मिनट का समय शेष रह गया है। तो आपसे कल मिलते हैं नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।